हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का उपसभापति चुनाव किसने जीता? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन। आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, देखिए वो दूसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है 14 सितंबर को और इसी दौरान चुनाव भी हुआ, इलेक्शन हुआ और एनडीए ने जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्ष की ओर से आरजेडी के नेता मनोज झा उम्मीदवार थे। तो हरिवंश नारायण सिंह ने दूसरी बार ये चुनाव जीत लिया है। उनके बारे में शॉर्ट में बता दूं मैं, उनका जन्म हुआ था 30 जून 1956 को बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में और जेपी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे और बीएचयू से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए और जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया था। और उसके बाद वो धर्मयुग एक मैगजीन था बहुत प्रतिष्ठित, 1981 तक वो वहाँ उप संपादक थे। बाद में पत्रकारिता छोड़ी, फिर बैंक में नौकरी की, फिर से पत्रकारिता में वापस आए और बाद में वो झारखंड और बिहार में जो प्रसारित होता है न्यूज़पेपर प्रभात खबर, तो उसके समूह संपादक थे। उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए, जेडीयू में शामिल हो गए, महासचिव बने और फिर राज्यसभा भेजा गया और अब ये दूसरी बार उनको जो वहाँ का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? स्पेशल फोर्स बनाया गया है, उसे ये अधिकार दिया गया है बिना वारंट के। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम का एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है और ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस फोर्स को कानूनी स्वरूप देने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 भी लागू किया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, क्या है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020। फोर्स का नाम क्या है, जो नया फोर्स है वो, उसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट में कहेंगे इसे UPSSF। ठीक है, देखिए विशेष फोर्स पर क्या क्या जिम्मेदारी होगी? औद्योगिक प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट यानी मेट्रो और कोर्ट्स, इसके अलावा जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तो क्या अधिकार होंगे? देखिए एक इम्पॉर्टेंट अधिकार ये है कि इस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। बिना वारंट वो तलाशी कर सकता है, कहीं भी तुरंत अरेस्ट कर सकता है। गिरफ्तारी का मतलब कि जहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। संदेह के आधार पर बिना वारंट के तलाशी ली जा सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा और गिरफ्तार व्यक्ति को थाने के हवाले करना पड़ेगा। तो इस पावर के लिए जो है वो यूपी सरकार नियमावली में भी बदलाव करने जा रही है। नया नियमावली यानी जो नियम है वो बनाने जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि UPSSF का जो प्रत्येक मेंबर होगा वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा हमेशा और कहीं भी तैनाती की जा सकती है उसकी। ओके, और यहाँ तक कि कोर्ट को भी, अदालत को भी बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। एक तरह से कोर्ट भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी जब तक कि सरकार से परमिशन ना मिल जाए। मतलब अदालत में कोई भी मामला तब तक नहीं चल सकता है जब तक कि सरकार की मंजूरी न ले ली जाए, आपराधिक मामला कोई भी। तो इस पर जो है आगे डिबेट हो सकता है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका स्पेशल फोर्स का? तो इसकी अगुवाई ADG स्तर के अधिकारी करेंगे और इसमें 9,919 स्टाफ काम करेगा। पहले चरण में 5 बटालियन का गठन होगा और उसके लिए 1913 नए पद जो हैं वो सृजित किए जाएंगे। तो ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सब यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये जारी किया है ट्विटर पे। ओके, तो मेरे बगल में आपने सब कुछ देखा भी है सब। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संसद सत्र को लेकर। कोरोना महामारी के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर 2020 को शुरू हुआ, तो इनमें से ये कौन सा सत्र है, क्या कहेंगे इसे?
आंसर होगा मानसून सत्र, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में सवाल आए कि कोरोना महामारी के दौरान इनमें से कौन सा सत्र आयोजित किया गया संसद का, तो आंसर होगा मानसून सत्र। क्यों है ये खास सत्र? देखिए, कोरोना महामारी और एलएसी पर भारत चीन का जो टेंशन चल रहा है उसके बीच में ये सत्र शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें क्या क्या होगा, तो 23 बिल सरकार लाएगी, 23 विधेयक लाएगी केंद्र सरकार, और इसमें से 11 जो है वो अध्यादेश हैं। और कोरोना वायरस को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा 2 पारियों में अलग अलग चल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि इन दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर बिजनेस जो बिल है उसके इजाज़त नहीं होगी। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है, शून्यकाल की अवधि 30 मिनट कर दी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कितनी कर दी गई है शून्यकाल की अवधि। हालांकि विपक्षी जो सांसद हैं उन लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की है और कहा है कि इससे सरकार से प्रश्न खड़ा करने का जो अधिकार है वो सांसद खो देंगे। ओके, और तो कोरोना की जांच वगैरह हुई है और संसद के जो 17 सदस्य हैं वो पॉजिटिव पाए गए, तो उनको कार्रवाई से भाग लेने से एक तरह से रोका गया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। संसद के मानसून सत्र से प्रश्नकाल हटा दिया गया, क्वेश्चन आवर। तो ये कितने तरह का होता है ये प्रश्न? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसका आंसर होगा 3। कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तारांकित प्रश्न पहला होता है, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। तो ये प्रश्नकाल होता क्या है, क्वेश्चन आवर होता क्या है? ये होता है कि लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है उसमें सवाल पूछने के लिए होता है। हर दिन जो भी पहला घंटा होगा उसमें क्वेश्चन आवर होता है, और इस दौरान जो संसद के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ जवाब मिलता है। तो ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि सदस्य जो है, मेंबर यानी एमपी जो है, वो मौखिक उत्तर चाहता है तो उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। और इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछने की अनुमति होती है। अगर आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी तो एक मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, फिर मंत्री जवाब दे रहे होते हैं, फिर से सवाल पूछ रहा होता है। अनुपूरक प्रश्न मतलब उसी से प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न सांसद पूछता है, फिर वो जवाब दे रहे होते हैं। तो ये जो होता है वो तारांकित प्रश्न कहते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चन आवर, ठीक है। अगला क्या है? अतारांकित प्रश्न। इसमें यह होता है कि संसद का जो सदस्य है वो सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है, मतलब मंत्री को कोई ज़रूरत नहीं है मौखिक उत्तर देने की, और इसमें पूरक प्रश्न यानी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा सकते हैं और लिखित में जवाब दिया जाता है मंत्री के द्वारा। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित प्रश्न होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए सदस्य को यानी एमपी को 10 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है, तब आप जवाब मिल पाएगा। लेकिन जो अल्प सूचना प्रश्न होता है उसके लिए बहुत कम समय में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल बता रहा हूँ इसका। प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका रेलवे हो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के रूप में, एसएससी में आ सकता है, इसलिए धैर्य से सुनिए। प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, भारत ने ये जो पद्धति है वो इंग्लैंड से ग्रहण की है। वहाँ पर सबसे पहले इंग्लैंड में 1721 में इसकी शुरुआत की गई थी, और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1892 में, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और उस समय तो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। हालांकि उस समय जब देश गुलाम था उस समय भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार बहुत सीमित थे, कुछ ही तरह के प्रश्न पूछे जा सकते थे। लेकिन जब आज़ाद हुआ भारत 1947 में, उसके बाद तमाम प्रतिबंध हटा दिए गए थे। तो अब संसद सदस्य जो है वो लोक महत्व यानी जनता के महत्व और देश के महत्व से जुड़े हुए ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कोई भी जानकारी, तो वो मंत्री से पूछ सकता है, उसको संज्ञान में ला सकता है। ये होता है इम्पोर्टेंट बात। ओके,
शून्यकाल क्या है, शॉर्ट में बता दूं, इसमें क्या होता है कि संसद जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो बिना किसी सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। और शून्यकाल का जो समय होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, मतलब दोपहर 12 से 1 बजे तक का ये होता है। ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्नकाल और शून्यकाल, जिसको लेकर विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है कि सरकार नहीं होने दे रही है, और सरकार ने कहा कि नहीं, इस बार नहीं होगा क्योंकि कोरोना महामारी है और ऐसे में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सरकार का ये कहना है। देखिए, पिछले 70 सालों में सांसदों ने सरकारी कामकाज पर एक तरह से नज़र डालने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका उपयोग किया गया, और बहुत सारे जो अनियमितताएं थी, जो घपले घोटाले थे, वो सब पर काफ़ी जोर से एक तरह से सरकार पर प्रहार किया गया अलग अलग सरकारों में पिछले 70 साल में। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी से अगस्त तक का टोटल MCQ है, और जितना मैं बताता हूँ डिटेल में वो सब नोट्स भी अवेलेबल है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल एक क्वेश्चन होता है, लेकिन उससे जो डिटेल में बताता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने PDF में डिटेल भी डाला है। MCQ है करीब 1000-1200, तो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा, तमाम एग्जामिनेशन में। ओके, 2019 का भी PDF अवेलेबल है, उसका तो बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 2020 का बुक जो है वो कब आएगा, जो अभी PDF है जनवरी से अगस्त तक का। तो देखिए, ये अक्टूबर लास्ट वीक में ये बुक आएगा, और जनवरी से अक्टूबर तक का टोटल कंटेंट उसमें होगा। अभी केवल PDF अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा सुभाष कामत। ठीक है, पहले वो इसके उपाध्यक्ष थे, अब वो चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। और किसकी जगह ले रहे हैं वो? तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता की जगह ले रहे हैं। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है, भारतीय विज्ञापन मानक का परिषद का? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। US ओपन टेनिस खिताब 2020 वुमेन सिंगल्स किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया है? क्या बात हो रही है? US ओपन टेनिस खिताब वुमेन्स सिंगल की बात हो रही है। आंसर होगा इसका नाओमी ओसाका। ठीक है, जापान की खिलाड़ी हैं, और उन्होंने 3 साल में दूसरी बार US ओपन जीता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और US ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। US ओपन खिताब 2020 ये सिंगल मेंस यानी पुरुष की बात हो रही है, एकल पुरुष की। तो किस खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है? आंसर होगा डोमिनिक थिएम। ठीक है, डोमिनिक थिएम। वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले। ये ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, यूरोपीय देश, उसके ये निवासी हैं। ठीक है, तो उन्होंने 13 सितंबर को ये खिताब जीत लिया, और वो 27 साल के हैं मात्र, और ये पहली बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम ये जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 टास्कन ग्रांड प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा इसका लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ये 13 सितंबर को ही ये अवार्ड जीता है उन्होंने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और भारत के बीच में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन का समझौता हुआ है? आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। इससे क्या होगा? तो 82 किलोमीटर का जो ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर है उसको मॉडर्न बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और आपको बता दूं कि वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने NCR रीजनल प्लान 2021 के लिए $1 बिलियन के लोन की सुविधा दी हुई है, और इसके तहत दिल्ली को अन्य राज्यों के शहरों से जोड़ा जाना है। तो ये 500 मिलियन जो डॉलर मिला है वो इसी का एक हिस्सा है, इसी लोन का एक हिस्सा है। ओके, तो ये RRTS जो कॉरिडोर है बन रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ वाहन दौड़ सकेंगे। ये ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है। दिल्ली के सराय काले खां से UP के मेरठ के मोदीपुर को ये सड़क जो है वो जोड़ेगा। अभी 3-4 घंटे लगते हैं, कई बार तो 5-6 घंटे भी लग जाते हैं जाने में, लेकिन जब ये कॉरिडोर पूरी तरह से बन जाएगा तो मात्र 1 घंटे का वक्त लगेगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता चनेश राम राठिया का निधन हुआ है 13 सितंबर 2020 को, तो किस पार्टी से जुड़े थे? आंसर होगा कांग्रेस। वो कांग्रेस से थे और मध्य प्रदेश जब अविभाजित था तब सरकार के मंत्री थे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना तब भी वो मंत्री बने थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA ने अपना नया लोकपाल किससे नियुक्त किया है? आंसर होगा बदर दुर्रेज अहमद। ठीक है, नाम ध्यान रखना। इससे पहले तक कौन थे? दीपक वर्मा थे, जस्टिस दीपक वर्मा, वो थे इसके लोकपाल, और अब बदर दुर्रेज अहमद को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। अब कोशिश यही होगी कि सुबह 6 बजे आपको मॉर्निंग को ये वीडियो मिल जाए, और मुझे लगता है कि मिलेगा डेली आपको इसी टाइम पे। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन जो है वक्त पे आपको मिल सके। और हाँ, अभी सब जो मैंने बताया उसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना ये लिंक गायब हो जाएगा। वैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF हैं 2020 के, 2019 के। ओके, तो कल मिलते हैं।